हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या। वेलकम टू आवर चैनल यदु कैंपस। दोस्तों, हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को हमने दो पार्ट में पढ़ा है। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी के यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम स्वरों को पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। आज हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन को। व्यंजन को हमने इतना पढ़ लिया था कि व्यंजन वो वर्ड होते हैं जो स्वरों की मदद से मिलकर बने होते हैं। ये लिखा भी है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जब भी हम व्यंजन को बोलेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्वरों की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? अगर हम का को बोलते हैं तो ये का प्लस आ मिलकर हमारा का बनता है। तो जब हम का को बोलेंगे तो क के साथ आ की ध्वनि अपने आप आ रही है, यानी कि जब भी हम इन्हें बोलेंगे तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी बोलेंगे। अब बात करते हैं कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 41 होती है, यानी कि 41। अब 41 में हमने आपको पूछा था, बोला था कि जब भी आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। जब आपसे टोटल पूछा जाए कुल, तो आप क्या करके आएंगे? 41। लेकिन जब आपसे पूछा जाए इन 41 में से मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? वहाँ पर 33, यानी कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। चलिए, अब देखते हैं कि व्यंजन कितने तरीके के होते हैं। अब इतने सारे व्यंजन को देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग तरीके से सबको आसानी से पढ़ लेंगे। सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। और अयोगवाह, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। आराम से एक एक को पढ़ेंगे तो आप इसको देखकर बिल्कुल भी डरना मत। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी व्यंजन को पहले गिन लेते हैं, यानी कि मैंने यहाँ कहा कि 25 है। अब देखो, एक वर्ग में यानी कि एक ग्रुप में 5 लिखे हुए हैं। ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये भी 5 हैं, और ये भी 5 हैं, और ये भी 5 हैं, यानी टोटल कितने हुए? 25 व्यंजन हुए। अब ये 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और जो भी ये व्यंजन होते हैं ये अपने अपने वर्ग में हैं, यानी कि का वर्ग के व्यंजन, च वर्ग के व्यंजन, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। और इनके जो ये अलग अलग वर्ग हैं उनको हम अलग अलग तरीके से उच्चारण करेंगे बोलते समय। तो हम उन्हें जब उच्चारण करेंगे तो उनको उच्चारण को इधर लिख दिया है, जैसे आपने स्वर वाली वीडियो में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम का वर्ग को देखते हैं। क ख ग घ ङ। जब हमने क ख ग घ ण बोला तो आपने देखा जितनी भी ये पांचों बोलने में हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी सिवाय अपने कंठ की, यानी कि गले की। तो जब हमें सिर्फ कंठ की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसे क्या कह देंगे? कंठ व्यंजन। यानी कि बोलते समय सिर्फ कंठ की ज़रूरत पड़ी तो वो क्या होगा? कंठ व्यंजन। यानी जब भी आपको पेपर में पूछ लिया जाए, ये पांचों लिखे हैं, चारों लिखे हैं आपके ऑप्शन में कि तालव्य है, मूर्धा है या फिर कंठ है, आपको कुछ नहीं करना, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। आपको क्या करना है? आसानी से आप उसको बोलकर देखो। आप बोलकर देखेंगे, आपके इस ऊपर वाले भाग में जो भी चीज़ एक्टिविटी कर रही है आप फटाक से बस वही वाला टिक कर दो, गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं च वर्ग की। जब हम च वर्ग के व्यंजनों को बोलेंगे तो च छ ज झ ण, सब में हमारी ये जो तालु है, ये जो जीव है हमारी, च छ ज झ ण तालु पर जाकर लग रही है, तो वो क्या हो जाएंगे? तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। आप बोलकर खुद से देखो, हर एक को प्रैक्टिस आप खुद से करो। च छ ज झ ण, तो वो कौन से व्यंजन हो गए? तालव्य व्यंजन हो गए। अब बात करते हैं मूर्धन्य। सबसे पहले तो मूर्धन्य का मतलब समझ लेते हैं। जब हमारी जीभ ऊपर तालु में लगकर थोड़ी सी मुड़ जाए
तो वो कौन से हो जाते हैं, मूर्धन्य। यानी कि इस शब्द का मतलब याद रखना जरूरी है। जब हमारी जीभ तालू से लगकर थोड़ी सी फोल्ड हो जाए, थोड़ी सी मुड़ जाए, तो वो कौन से हो गए, मूर्धन्य व्यंजन। अब देखो वो कौन से हैं, ट वर्ग के। आपको ऐसे याद रहेगा कि ट वर्ग के व्यंजन है, लेकिन आपको कैसे याद रहेगा, ट ठ ड ढ ड। सबको बोलते समय अगर अब आप बोलते समय अब आप गलत बोल रहे हैं तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप सही बोल रहे हैं, आप जिन वर्डों को बोल रहे हैं उनका उच्चारण सही ढंग से कर रहे हैं, तो आपको देखो पता चलेगा कि ट ठ ड ढ ना बोल रहे हैं तो हमारी जीभ ऊपर तालू से लगकर थोड़ी सी मुड़ गई है, इसीलिए हमने इन्हें क्या कह दिया, मूर्धन्य व्यंजन। अब बात करते हैं त वर्ग की। त वर्ग में आते हैं त थ द ध न। अब ये जो त थ द ध न है, इनको बोलते समय यहाँ पे लिखा है दंत, पर आप इसे भूल जाइए। आप खुद से बोलकर देखिए और आप देखिए कि आप किस चीज़ की मदद ले रहे हैं, त थ द ध न। यानी जो हमारी जीभ है दांतों में लग रही, बिना दांतों में लगाकर बोलकर देखिए, था नहीं बोल सकते तो क्या कैसे बोल पाएंगे, जब हमारी जीभ दांतों में जाकर लगेगी। अब जब दांतों में लगेगी तो लिखा तो यहाँ पे दंत, दंत व्यंजन। यानी कि त थ द ध न बोलने के लिए हमारी जीभ दांतों से जाकर लगेगी, तो वो क्या हो गए, दंत व्यंजन हो गए। अब बात करते हैं ओष्ठ व्यंजन की। ओष्ठ व्यंजन माने कि जब हमारे ओठों की एक्टिविटी हो रही हो। अब ओठों की एक्टिविटी कैसे होगी, प फ ब भ म। यानी ये पांचों के पांचों कितने अच्छे से डिजाइन की है ना किसी ने हमारी वर्णमाला। ये एक साथ पांचों जो वर्ड लिखे हैं, पांचों कैसे हैं, प फ ब भ म। इन पांचों अक्षरों को बोलने के लिए प फ ब भ म हमारे होठों को एक्टिविटी करनी पड़ रही है, आपस में आके मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ओष्ठ। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। इसको हम यहीं समझ लेते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखो अल्प प्राण और महाप्राण को हम यहाँ पे ही समझते हैं। ये जो हमारे वर्ग हैं इनको मैं नंबर दे देती हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है अल्प प्राण 1, 3, 5, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गए, अल्प प्राण, ठीक है। अब इन तीनों वर्गों के अलावा या र ल ब, ये चार आप अलग से याद कर लेना, ये क्या कैसे होते हैं, अल्प प्राण। अब ऐसे भी समझ में नहीं आया, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग भी आपने याद नहीं रख पाया। वैसे तो आप पहला, तीसरा, पांचवा यानी 1, 3, 5 क्या हो गए, अल्प प्राण। लेकिन जब आप ऐसे भी याद नहीं रख पाए, आपको यह र ल व भी याद ना सॉरी, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, अल्प प्राण यानी कि बोलते समय कम खिंचाव आए। अल्प माने थोड़ा, यानी जब आप बोल रहे हैं तो आपको थोड़ी ही ताकत की जरूरत पड़ रही है बोलने के लिए, तो वो क्या हो गए, अल्प प्राण। अब आप बोलकर देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क, अब क के बाद जब मैं खा बोलूंगी, क ख, थोड़ा सा क्या हुआ, हमारा जो उच्चारण है उसमें थोड़ा सा खिंचाव आया, तो वो नहीं आना है। अब देखो क के बाद ख छोड़ दो, जब अब क के बाद ख, क ख ग घ, तो क्या हो गया, क में भी कम खिंचाव आ रहा है, ग में भी और ड़ में भी। तो अल्प प्राण जब आप पहला, तीसरा, पांचवा नहीं रख पाएंगे तो आप बोलकर देख लीजिएगा, जहां आपको थोड़े से खिंचाव की जरूरत पड़ रही है वो क्या होते हैं, अल्प प्राण। अब बात करते हैं महाप्राण की, ठीक है। महाप्राण की बात करते हैं। अब देखो यानी दूसरा वर्ग और चौथा, ये जो दूसरा और चौथा है ये क्या होते हैं, महाप्राण, ठीक है। अब इस दूसरे और चौथे को महाप्राण हमने कहा। इसके अलावा जो हमारे स, श और श हैं ये भी क्या होते हैं, महाप्राण में आते हैं, स, श, स। अब बात करते हैं महाप्राण। वैसे आप दूसरा और चौथा यानी जो भी ये वर्ग है इनका दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण। लेकिन जब आप इससे भी ना पता कर पाए तो आप बोल कर देखना, क अल्प प्राण है, क ख क्या हो गया, महाप्राण हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, वो कई सारे व्यंजन से यहाँ लिखे हुए थे, उनको एक एक को समझ लेते हैं।
सबसे पहला है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, अब इस शब्द से समझते हैं ऊष्म, यानी कि जब हमारे मुख से ऊष्मा निकले तब क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन। स स ह, जब भी हम बोल रहे हैं तो आप अपना हाथ लीजिए सामने और रख लीजिए और आप बोलकर देखिए तो क्या होगा, जब हम स को उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, गरम गरम सी हवा बाहर आती है, तो वो क्या होगा, ऊष्मा जब निकलती है तो वो क्या हो गए, संघर्षी व्यंजन होगा। अब ये देखो अलग अलग लिखा है क्योंकि इनको बोलने का अलग अलग तरीका है। वैसे हम किसी को भी सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग सा, तीनों सा में कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता कि वो सड़क कह रहे हैं कि सड़क कह रहे हैं कि सड़क कह रहे हैं। तो अब आपको वो कैसे समझना है, देखो दंत, यानी कि जब हम सिंपल सपेरा वाला सा बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी जीभ दांत से लगाएंगे, सा लग गई सा, अब बोल दिया हमने सा। अब बात करते हैं कि ये वाला सा कैसे बोलेंगे, तालु, अपनी जीभ को यहाँ लगाओ और बोलो श, तो क्या हो जाएगा, तालु। अब बात करते हैं मूर्धा, जैसे आपने श को बोला था, आने अपने तलवे से अपनी जीभ को लगाया था, वहाँ उसे लगा छोड़ दो, थोड़ा सा उसे मोड़ दो, श, तो कौन सा आ जाता है, षटकोण वाला आ जाता है। और जब भी आप हिंदी को बोलें तो जैसे आप इंग्लिश को गलत बोलते हैं तो पता चल जाता है ना कि आपने ये यहाँ ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया, इसे ये नहीं कहते हैं वो, ऐसे आप जब हिंदी को गलत बोलते हैं तब भी हिंदी प्रेमी जो लोग होते हैं उन्हें बहुत कष्ट होता है, तो आप हिंदी को गलत मत बोलो। तो जब ये स और स हो गए, उसके बाद ये जो है हा, ये है स्वर यंत्री, ठीक है। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की, ये थे ऊष्मी तो बाहर आ रही थी। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की, ये अंदर की साइड ही बोल रहे थे सारे, बाहर का कोई रोल नहीं रहता है इनका। यह र ल व, यानी कि सारे के सारे क्या रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। अब बात करते हैं य र ल व, इनको भी देखो अलग अलग तरीके से लिखा है, यहाँ लिखा है तालु, या मूर्धा, या दंत, या दंतोष्ठ। अब तो आपको इतने सारे पढ़ने के बाद समझ में भी आ गया होगा, जब हम या बोलते हैं या, तो जब आप सही से या बोलेंगे तो आपकी जीभ कहाँ जाएगी, तालु पर लगेगी जाके या। अब जब आप र बोलेंगे र, अब र गलती तरीके से बोल दोगे तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही ढंग से बोलोगे तो कैसे बोलोगे, र, यानी जीभ ऊपर गई और थोड़ी सी मुड़ गई, तब सही उच्चारण होता है र का। अब बात करते हैं ल, जब हम ल बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों से लगती, इसीलिए हम ल को क्या कहते हैं, ये दंत व्यंजन है। अब ये जो व है व, इसको व को बोलते समय दांत और ओठ व दोनों का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं दंत और ओष्ठ, यानी दांत और ओठ दोनों को मिला के क्या कर दिया, दंतोष्ठ। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। आपको जब हमने संयुक्त स्वर पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त परिवार, संयुक्त लोग, क्या कौन से होते हैं जो अकेले नहीं होते हैं, संग में पूरा वो लेकर चलते हैं दल बल। अब देखो संयुक्त व्यंजन जैसे श, त्र, ज्ञ और श, यानी जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, यानी कि इनको खुद बनने के लिए दो व्यंजनों की जरूरत पड़ी हो। अब वो व्यंजन यहाँ लिखे हैं, आराम से देख लेते हैं। जब क और श मिलता है तब बनता है श्र, ठीक है, छत्र छ। जब क और श मिलता है तो क्या बनता है, ट्र, ठीक है। अब बात करते हैं त्र। जब त्रिशूल जो होता है उसे त्र बनने के लिए त और रा, यानी ये आधा त और रा की जरूरत पड़ती है, तब बनता है त्र। आप बोल रहे हैं तब भी त्र, और जब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं तब भी त्र, ऐसे ही लिखते हैं, TRA, ठीक है। ज्ञ, जब हम ज्ञ को बोल रहे हैं तो आधा ज और अंगा ज्ञ। अब देखो लोग बोलते हैं ज्ञा, ज्ञा नहीं होता है, ज्ञ होता है, ज्ञ। तो सही बोलोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से व्यंजन यूज हुए हैं। तो ज और या मिलकर बनता है ज्ञ, ठीक है। अब बात करते हैं श्र की। शीटी वाला आधा सा और रा, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, श्र, यानी कि श्र से श्रमिक। अब बात करते हैं कि द्विगुण व्यंजन यानी उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं।
ये जो ड़ और ण होता है ये डा से डलिया नहीं है, यानी जब हम लिखते हैं सड़क, कई सारे लोग सड़क बोलते हैं, सड़क नहीं होता है, सड़क होता है। सड़क यानी कि ये इसमें कहीं ना कहीं न का स्वर आ रहा है, ध्वनि निकल रही है, तो इन व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे चलते हैं कि ये जो ड और डा है प्रयोग नहीं होगा, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होगा। अगर ये यहाँ पर लिखे हैं, अब जैसे डमरू लिखा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने डमरू लिखा है, अब गलती से किसी व्यक्ति से इसके नीचे बिंदी रख गई तो सही मत कर देना, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं कि ये कहाँ आएगा, कुछ नियम है, कहाँ आएंगे? शब्द के आरंभ में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ड्रम जैसे मान लो, ठीक है, ड्रम में तो खैर ये वाला रा आ जाएगा, लेकिन जब भी हम आगे लिखेंगे तो वो डा से डलिया ही होगा, वो डा नहीं होगा। ठीक है, ड और डा में अंतर है। तो शब्द के आरंभ में यानी कि शब्द को लिखते समय जो पहला है उसमें इसका इस्तेमाल कभी नहीं होगा। दूसरा है उपसर्ग में, शब्द का पहला या उपसर्ग एक ही बात होती है। जब आप उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उपसर्ग तो आगे ही जुड़ता है। उपसर्ग को आप प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, तो प्रीफिक्स कहाँ रहता है? आगे ही रहता है। तो जब वो आगे, तो वो होना ही नहीं है, यही लिखा है कि शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। अंग्रेजी में भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। सबसे पहले समझते हैं कि ये द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। जैसे हम लिख देते हैं चम्मच, ठीक है, चम्मच लिखा तो एक माँ में आधा माँ मिला है, ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। अब देखो ये जो माँ है, इसकी जगह पर ये कभी यूज नहीं होगा ऐसे कि जैसे दो ना मिलकर लिख दिए गए हैं कहीं आधा और पूरा, वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब करते हैं ड ड के बाद पहले उसी का अनुनासिक। अब देखो ड और ड के पहले बाद भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब देखो वहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। उतना जितना पढ़ लिया है उसको रटने की कोशिश मत करना, आप जितना आप समझ लेंगे अच्छे से उतना आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर, हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनके आधार पर, सघोष और घोष। ठीक है, अब अघोष 13 होते हैं, 10 + 3। अब वो 10 + 3 क्या है? अघोष क्या है? आपने क से ण तक, क ख ग घ ण तक 1 2 3 4 5 यानी 5 ग्रुपों को पढ़ा था। ठीक है, उन्हीं में से जो पहला और दूसरा है वो क्या होता है? अघोष। और पहला और दूसरा यानी का पूरा वर्ग नीचे तक का और खा का पूरा वर्ग नीचे तक का, ठीक है, वो क्या हो गया? अघोष। ठीक है, अब बात करते हैं सघोष की। सघोष जो बचे वो सारे एक बार हम इसे उसी स्लाइड पर देख लेते हैं। ये है, तो जो ये हमारा पहला और दूसरा है, ठीक है, ये जो हमारा पहला वर्ग और ये जो दूसरा वर्ग है, ये क्या हो गए? अघोष हो गए। ठीक है, क्या हो गए? अघोष हो गए। अब ये 5 और 5 10 लिखा था वहां पे, 10 + 3। अब 3 कौन से हैं? ये। ठीक है, तो वो क्या हो गए? अघोष व्यंजन होगा। इतना समझ में आ गया। और उसके आगे क्या है? अब देखो यहाँ तक आ गए, बाकी जितने बच्चे हैं वो कितने हो गए? कौन से हो गए? सघोष व्यंजन हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, पूरी वर्णमाला पढ़ी पर ये चीज छूट गई थी, अंगा और अंगा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अयोगवाह, इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे विसर्ग। नोट लिखा है ई और ऋषि, ये हमेशा स्त्रीलिंग है और बाकी जितने भी बचे हैं शेष वो क्या हो गए? पुल्लिंग। ठीक है, तो हमने वर्णमाला के सेकंड पार्ट में व्यंजन को पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।